हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे द्वारा दो सीरीज चलाई जा रही हैं। एक तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जहां पर हम डेली 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करते हैं और उसके 26 पार्ट आ चुके हैं दोस्तों। जो जिन लोगों ने नहीं देखा है, एक बार जाके जरूर देखिए। साथ ही हमने उत्तराखंड सारांश के नाम से एक 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को शुरू किया है, जिसका आज हम भाग 2 में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 इसका आ चुका है, तो आप अगर उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना मूल्यांकन और रिवीजन के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, किस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनाशक्ति आश्रम को झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया? विकल्प 2018, 2019, 2016, 2015। तो दोस्तों, अनाशक्ति आश्रम को झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया था 2019 में। ठीक है, तो बाकी जो ये ईयर यहाँ पे लिखे गए हैं, इनसे भी कुछ ना कुछ झांकियाँ प्रदर्शित की गई हैं, वो हम देखते हैं अगले पेज में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2018 में दोस्तों ग्रामीण पर्यटन के नाम से झांकी प्रदर्शित की गई। 2019 में हमने देखा कि अनाशक्ति आश्रम। 2016 में दोस्तों रम्माण, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, रम्माण 2016। 2015 में दोस्तों केदारनाथ है, यहाँ पे मंडल हो गया है, तो ये है दोस्तों केवल केदारनाथ, और केदारनाथ मंडल के नाम से आएगा दोस्तों। तो 2021 में केदारनाथ मंडल के नाम से क्या है, झांकी प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, केदारनाथ मंडल। इसके अलावा आपको पता है अभी कि 2023 में मानस खंड के नाम से, मानस खंड के थीम पर क्या रखा गया है, झांकी प्रदर्शित की गई है, जिसको पूरे देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पूछ रहा है, रमल घाट, गोनखा घाट, मदकानी, सुनकल्पा आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? विकल्प हैं मंदाकिनी, पश्चिमी धौली गंगा, गौरी गंगा, पूर्वी रामगंगा। तो दोस्तों, ये जो सारी नदियां यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी की सारी गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे ये गौरी गंगा है, ये गौरी हो गया है वहाँ पे, तो ये गौरी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और आपको पता है कि गौरी प्लस काली गंगा का संगम कहाँ पे होता है? तो सभी को पता है, जौलजीबी में ये संगम होता है, तो ध्यान रखिएगा, जौलजीबी पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ अन्य पूछे जाते हैं बार बार नदियाँ, जैसे कि भुजपत्री गाड, भुजपत्री गाड, इसके अलावा गरगतिया, गरगतिया, ये दोनों जो सहायक नदियां हैं, ये किसकी हैं? पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं ये दोनों, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3, राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया कब? विकल्प हैं 2013, 2014, 2015, 2017। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था 2015 में, और 15 में भी कब? तो ध्यान रखेंगे 1 अक्टूबर 2015 को राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया। अगर हम देश की बात करते हैं तो संसद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को अधिसूचित किया गया था 10 सितंबर 2013 को, जिसके 2 साल बाद राज्य में भी इसको लागू कर दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन स्थित है कहाँ? विकल्प देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, हरिद्वार। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन जो है ये ऋषिकेश में स्थित है। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 2018 में एक एक्यूप्रेशर पार्क स्थापित किया गया है 2018 में। अब एक्यूप्रेशर पार्क क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। एक एक्यूप्रेशर इलाज का एक प्राचीन तरीका है, जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव डालकर बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। दरअसल हमारे शरीर के मुख्य अंगों के दबाव केंद्र यानी प्रेशर पॉइंट पैरों के तलवे में और हथेलियों में होते हैं। अगर इन दबाव केंद्रों की मालिश की जाए तो शरीर का जो प्रेशर पॉइंट जिस अंग को प्रभावित करता है, उससे जुड़ी बीमारी में इससे राहत मिल सकती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि सबको ये ध्यान रहता है कि एक्यूप्रेशर पार्ट हम रटते रहते हैं कि एक्यूप्रेशर पार्ट जो है ये कहाँ पे, ऋषिकेश में स्थापित किया गया, लेकिन है क्या ये हमें मालूम नहीं होता। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि ये क्या चीज़ है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली आर्ट गैलरी जिसका नाम है उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय कहाँ स्थापित की गई है? विकल्प नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, पिथौरागढ़। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि राज्य की पहली आर्ट गैलरी जिसका नाम उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय है, ये स्थापित की गई है देहरादून में। कब की गई है? तो 2017, मार्च 2017 में ये स्थापित की गई है। किसने की है? तो इसके जो संस्थापक हैं ये हैं सुरेंद्र पाल जोशी, जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं या अल्मोड़ा के मूल निवासी हैं, सुरेंद्र पाल जोशी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों,
धरोहर जनपद पिथौरागढ़ किसकी रचना है? विकल्प पीताम्बर दत्त अवस्थी, राजेश मोहन उप्रेती, नारायण सिंह थापा, विद्यावती डोभाल। तो ध्यान रखेंगे धरोहर जनपद पिथौरागढ़ ये जो रचना है ये है राजेश मोहन उप्रेती की। और इनके अलावा जो इनकी अन्य रचना है यहाँ पे देख लेते हैं। धरोहर जनपद पिथौरागढ़ तो हो गई, इसके अलावा इनका है क्रीड़ा पथ उत्तरांचल, इसके अलावा है शहीद वतन पिथौरागढ़। तो ये 3 रचना इनकी इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा पीताम्बर अवस्थी की जो बार बार पूछी जाती है उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत। नारायण सिंह थापा की जो रचनाएं हैं डिब्रूगढ़ की बाढ़ और मित्रता की यात्रा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। विद्यावती डोभाल की हैं एवरेस्ट के देवता, पगली का प्रलाप और अमृत की बूंदें। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इन लेखकों की, तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोरा पीक नैनीताल में कब संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित की गई? विकल्प हैं 1970, 1972, 1969, 1985। तो ध्यान रखें दोस्तों कि मनोरा पीक जो कि नैनीताल में है, यहाँ पर संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित की गई थी 1972 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कत्यूर में कुमाऊं परिषद की एक शाखा किसने स्थापित की थी? गोविंद बल्लभ पंत, मुकुंदी लाल, मोहन सिंह मेहता, हरगोविंद पंत। तो ध्यान रखेंगे कत्यूर में कुमाऊं परिषद की एक शाखा स्थापित की थी मोहन सिंह मेहता ने, कब? 1921 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? विकल्प 1881, 1882, 1885, 1891। तो ये सभी को पता है कि बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म कब हुआ था? फरवरी 1882 में। कहाँ हुआ था? कनखल हरिद्वार में, फरवरी 1882, कनखल हरिद्वार। और इनका संबंध किस जिले से है? ये मूल निवासी कहाँ के हैं? तो अल्मोड़ा के ये मूल निवासी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बद्रीदत्त पांडे जी से पूछा जाता है। बाकी और देख लेते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ? 1887 में। हमने देखा कि बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म फरवरी 1882 कनखल हरिद्वार, और इनकी मृत्यु होती है जनवरी 1965। इसके अलावा हरगोविंद पंत और मुकुंदी लाल का जन्म हुआ है 1885 में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ है 1891 में। सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको याद रखने का कोशिश अवश्य करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोविंद बल्लभ पंत जी को कहाँ नज़रबंद किया गया था? विकल्प अल्मोड़ा जेल, यरवदा जेल, लखनऊ जेल, अहमदनगर जेल। चारों ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं, तो ध्यान रखें कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस समय गोविंद बल्लभ पंत जी को अहमदनगर जेल में नज़रबंद किया गया था। कब से कब तक? तो ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1942 से लेकर 31 मार्च 1945 तक इनको नज़रबंद किया गया अहमदनगर जेल में। किनको? गोविंद बल्लभ पंत जी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली गढ़वाली बोली के अंतर्गत नहीं आती? विकल्प दसौलिया, बधाणी, दनपुरिया, नागपुरिया। तो इन विकल्पों में से जो गढ़वाली बोली के अंतर्गत नहीं आती, ये है दनपुरिया। ये आती है किसमें? कुमाऊनी बोली के अंतर्गत ये आती है, तो ध्यान रखें कुमाऊनी बोली, ठीक है। इसके अलावा खसपरजिया हो गई, ठीक है, खसपरजिया आती है। और कौन से आती है? खसपरजिया होगी। इसके अलावा कुमाऊनी मजकुमैया हो गई, जो कि इसमें उधम सिंह गढ़ नैनीताल के आसपास में बोली जाती हैं, तो ये आप ध्यान रखें। बाकी जो दसौलिया होगी, बधाणी होगी, नागपुरिया हो गई, ये सारी होगी कि इसमें गढ़वाली के अंतर्गत आती है। इसके अलावा श्रीनगरी इसमें एक और हो जाती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार अवश्य देखिएगा, ठीक है। परीक्षावाणी में ही ये सारे प्रश्न हैं, तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम कब हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर रखा गया था? विकल्प हैं अप्रैल 1972, अप्रैल 1976, अप्रैल 1987, अप्रैल 1989। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा विकल्प डी, अप्रैल 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर रखा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने हेतु आरोही परियोजना कब शुरू की गई? विकल्प 2000, 2001, 2002, 2005। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने हेतु आरोही परियोजना शुरू की गई थी मई 2002 में, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प हैं हरिद्वार, रुद्रपुर,
हल्द्वानी, देहरादून। तो ध्यान रखेंगे कि राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान स्थापित है या स्थित है हल्द्वानी में, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं कि जैसे हरिद्वार में जो बार बार पूछा जाता है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, यानी कि ये है रुड़की में, और रुड़की आता है कहाँ पे, हरिद्वार में। रुद्रपुर में है उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर में है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल ये है हल्द्वानी में। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी ये है देहरादून में, जिसको हम डील के नाम से जानते हैं, डील, ठीक है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अगर ये आगे वीडियो और बीपीडीओ का पेपर होता है, जो लोग उसको पास करेंगे तो उनकी ट्रेनिंग इसी जगह होगी, कहाँ पे, उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान, और इसकी स्थापना हुई है 2002 में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? लोहाघाट, टनकपुर, धारचूला, काशीपुर। तो ध्यान रखेंगे पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थित है दोस्तों टनकपुर। टनकपुर कहाँ है? चंपावत में, ठीक है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सती जी की नाभि गिरी थी यहाँ पे, ठीक है, ऐसी मान्यता है। जब शिव जी उनको लेके जा रहे थे तो उसके बाद इनकी यहाँ पे क्या था, नाभि यहाँ पे गिर गई थी इनकी, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ऐसी मान्यता है। अगला प्रश्न है, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकल्प सेली, खोड़िया, मौली, स्यो। तो ध्यान रखेंगे शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है शो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी को देख लेते हैं। आरती की थाली पर बनाए जाने वाले चित्र को कहते हैं सेली, मंडप पर बनाए जाने वाले चित्र को बोलते हैं खोड़िया, और प्रवेश द्वारों पर बनाए जाते हैं मौली, ठीक है। बाकी हमने देख लिया, बुरी शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु स्यो बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस मंदिर में पार्वती की पत्थर से बनी आदम कद की मूर्ति स्थापित है? जागेश्वर, बालेश्वर, बैजनाथ, लाखा मंडल। तो ध्यान रखेंगे कि जो पार्वती की पत्थर से बनी आदम कद की मूर्ति है ये है बैजनाथ में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंडवा नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? हाथ, नाक, कान, पैर। ध्यान रखेंगे कंडवा नामक आभूषण जो है ये पैर में पहना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कंडवा होता है पैर में और खंडवा है हाथ में। इसके अलावा फूली और नथुली जो है ये नाक के आभूषण हैं, बुजनी, तुग्यल ये कान के आभूषण हैं, और कंडवा और सुद्धमन, ठीक है, ये दोनों को दोनों ध्यान रखना, ये पैर में पहने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पलायन विवाह का प्रचलन किस जनजाति में प्रचलित है? बोक्सा, राजी, थारू, जौनसारी। तो ध्यान रखेंगे पलायन विवाह का प्रचलन जो है दोस्तों ये जौनसारी नहीं, ये राजियों में प्रचलित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जौनसारी हो गया था, लेकिन ये पलायन विवाह जो है ये राजियों में प्रचलित है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20, तिमुड़ा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? काशीपुर, रानीखेत, हल्द्वानी, जोशीमठ। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तिमुड़ा मेला जो आयोजित किया जाता है जोशीमठ में आयोजित किया जाता है। और ध्यान रखेंगे बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को इस मेले का आयोजन किया जाता है। किस मेले का? तिमुड़ा मेले का, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, बागेश्वर। तो ध्यान रखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है देहरादून में, ठीक है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या होगी कहाँ पे? देहरादून में। तो ऑब्वियसली बात है जब नगरीय जनसंख्या यहाँ पे सर्वाधिक हो जाएगी तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगी। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है जो दोस्तों ये है बागेश्वर में। और जब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जहाँ पे होगी तो वहाँ पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस स्थल से 15 पर्वत चोटियों को नज़दीक से देखा जा सकता है? तपोवन, टिहरी, तपोवन, चमोली, तपोवन उत्तरकाशी, तपोवन देहरादून। आपको पता है कि तपोवन जो है ये अपना 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है हमें ये स्थल, तो उन्हीं में से ये विकल्प हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 15 पर्वत चोटियों को नज़दीक से देखा जा सकता है तपोवन उत्तरकाशी से, ठीक है। अभी यूपीएससी ने एक प्रश्न इस तरह का पूछ लिया था, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको इस तरह से प्रश्न आगे देखे जा सकते हैं, तो आप उनको तैयार करते हुए चलिए। मल्लिका देवी मंदिर एवं रणचंडी देवी मंदिर किस जिले में है? चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार। तो ध्यान रखेंगे मल्लिका देवी मंदिर और रणचंडी देवी मंदिर जो हैं ये अल्मोड़ा में स्थित हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 24वें प्रश्न में हम पहुँच चुके हैं। हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? ह्वेनसांग,
सरूद्दीन, टॉम कार्रिएट, फ्रांसिस वाइट। ध्यान रखेंगे हरिद्वार को सिप की राजधानी कहा था टॉम कार्रिएट ने। और बाकियों को देख लेते हैं कि बाकियों ने क्या कहा। तो ये ध्यान रखिए आप, तैमूर लंग का इतिहासकार जो कि सरूद्दीन है, इसने हरिद्वार को क्या कहा है, कायोपिल या फिर कुपिला इसने कहा है। टॉम कार्रिएट ने देखा, जो कि एक यूरोपियन यात्री था, ये 1608 में हरिद्वार आया और इसने इसको हरिद्वार को सिप की राजधानी कहा। वहीं फ्रांसिस वाइट ने एक पुस्तक लिखी है न्यूज़ इन इंडिया, और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि न्यूज़ इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो फ्रांसिस वाइट की पुस्तक है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अपना रिवीजन और मूल्यांकन यहाँ पे आप कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने का हम प्रयास करेंगे। बाकी हिंदी की सीरीज़ चल रही है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और ये जो उत्तराखंड की सीरीज़ है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगले संडे को करंट अफेयर की एक वीडियो आएगी, तब तक आप जो पिछली 3 वीडियो हमने करंट अफेयर बनाई हैं उनको एक बार देख सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जामों में आप अच्छे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएँ। और ये इस बात की गारंटी तो नहीं है कि करंट अफेयर वहीं से आएगा, लेकिन जो मैक्सिमम करंट अफेयर हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से वो हमने कवर किया है। बाकी तो आयोग के दिमाग को कोई पढ़ नहीं सकता। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, वन पंचायत में कुल 9 सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। वन पंचायतों में कुल 9 सदस्यों में से कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। विकल्प में 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 9 सदस्यों में से 4 महिला होना अनिवार्य है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज के 25 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपके लिए कमेंट करने के लिए प्रश्न है जो आपको कमेंट करना है, और ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आपको बताना है कि स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ किसे कहा गया है। सुरकंडा मंदिर, चंद्रवंदी मंदिर, धारी देवी मंदिर, मठियाणा माता मंदिर। अगर आप हो सकता है इसका आंसर करेंगे। बाकी आप ये भी बताना साथ में कि सुरकंडा मंदिर कहाँ है, चंद्रवंदी मंदिर कहाँ है, धारी देवी मंदिर कहाँ है और मठियाणा माता मंदिर कहाँ है। ये सारे के सारे मंदिर इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको ये प्रयास कैसा लगता है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट भाग में, तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।